ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, मल्टीनेशनल, कॉस्मोपॉलिटियन, ग्लोबली, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलिज्म, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। लेकिन आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? और हाँ, यही नहीं कि इसका मतलब क्या है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर सपोर्ट, कि किसको ग्लोबलाइजेशन में कितना सपोर्ट है। तीन क्या है? हाइपर ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिक्स और ट्रांसफॉर्मेशंस। तो दोस्तों, हाय, आई एम प्रीति बोरा एंड वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ प्रीति बोरा। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन, कि ये ग्लोबलाइजेशन का फंडा है क्या। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे चले, मैं पुराने लेक्चर का एक 1 मिनट क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपको। देखिए, पुराने लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा था। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पॉलिटिक्स क्या होती है। फिर पॉलिटिक्स किसके बीच में, स्टेट क्या होती है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हमने देखी, स्टेट भी आ गई, पॉलिटिक्स भी आ गई। उसके बाद ये इंटरनेशनल रिलेशन की ज़रूरत पड़ी हमें, और ये हमें कब रियलाइज़ हुआ? यस, पीस ऑफ वेस्टफेलिया। पीस ऑफ वेस्टफेलिया से आया सोवरेनिटी। और यही नहीं, सोवरेनिटी सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज भी करनी पड़ेगी कि सोवरेनिटी होती है, ताकि आप एक दूसरे के राइट्स नहीं तोड़े, एक दूसरे के राइट्स में इंटरफेरेंस नहीं करे। और ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, ये ग्लोबल अफेयर्स है, और ये जो इंटरनेशनल जो हमारी सोसाइटी बन गई है ना, कॉस्मोपॉलिटन, ये पीसफुली वर्क कर सके और इकोनॉमिक्स भी स्मूथली चले। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था। स्टेट की डेफिनेशन के बाद, सोवरेनिटी की डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि इसकी नीड सबसे ज़्यादा कब पड़ी? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। 30 to 50 वाला लिबरल एरा, 50 to 60 रियलिस्ट, 60 to 80 बिहेवियरलिस्ट, उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी चीज़ें हमने देखी। जस्ट हमने इन सबके इंट्रो देखे हैं बाय द वे। और ये जो जितनी भी सारी थ्योरीज है ना, कि लिबरल का क्या व्यू था, रियलिस्ट का क्या व्यू था, ये मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वो स्टेट सेंट्रिक मॉडल से लेके अब हो गए मिक्स्ड एक्टर। क्यों? क्योंकि एनजीओस आए हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स आ गए हैं सोसाइटी में, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है। और हाँ, बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हुई है, मॉडर्निटी हुई है एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई है। उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये ग्लोबल एरा में कैसे काम ना करे, अगर इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है आपके पास। देखो, आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, मैं तो अपने घर पे हूँ, आप भी अपने घर पे हो, तो ये तो हो गया नेशनल। लेकिन क्या मेरे लेक्चर्स सिर्फ यहाँ पे ही चलेंगे क्या? नहीं, और जगह भी चल सकते हैं ना। हाँ, वो बात अलग है कि किसको जो रिक्वायरमेंट है वो देखेगा, बट ट्रूली एक इंटरकनेक्टेडनेस हुई है ना। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपेयर किया था इसको, ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, हमने इसको कैसे कंपेयर करके देखा था कि फूड वेब, मैंने आपको बताया था एक अपना एग्जांपल, के फूड से आज लोग जल्दी रिलेट कर सकते हैं ना। तो इसलिए कि फूड वेब जैसे होता है ना कि इंटरकनेक्टेड है, वैसे स्टेट भी इंटरकनेक्टेड है। फिर क्योहन एंड नए, उसका मैंने क्या बताया था? बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, स्नूकर्स, देखा था ना कि एक स्टेट पे इम्पैक्ट कैसे बाकी स्टेट में होता है। तो हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अब इधर से हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, क्या? कि जो स्टेट के रिलेशंस होते हैं ना, उसमें इसके दौरान एक चीज कने बन गई है। वो क्या है? वो है इंटरडिपेंडेंस। और ये इंटरडिपेंडेंस का जाल है, लाइक अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो क्या हम ग्लोबलाइजेशन को शॉर्ट टर्म में अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं हम इसको, अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मेरे को जो लगती है, दैट इज हर्ल्ड एंड मैक्रू की, HELD, हर्ल्ड एंड मैक्रू, MCGREW। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। 4 चीज़ें आप याद रखना। एक तो वाइडन करना, क्या? इम्पैक्ट, या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको ना आंसर राइटिंग भी बताते रहती हूँ। तो आप देखो, 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको ये मेंशन करने ही है आंसर में। फर्स्ट, कि वाइडनिंग। वाइडनिंग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कि चौड़ा करना। चौड़ा मीन्स कि जो आपका इम्पैक्ट है ना, वो आपका विस्तार हो रहा है, उसका वो ब्रॉड हो रहा है, उसका इम्पैक्ट और जगह भी हो रहा है। लाइक हमने लास्ट लेक्चर में भी जैसे एग्जाम्पल देखा था, पैंडमिक कितना ज़्यादा कैसे बना, एक जगह से, एक जगह सिर्फ था वो, अब पूरे वर्ल्ड में है, कैसे हुआ? दिख रहा है ना इंटरकनेक्टेडनेस। सो वाइडन।
दूसरा इंटेंसिफिकेशन, कि इंटेंस हो रहा है, इंटेंस होना मतलब कि स्ट्रांग होना, मतलब उसके बिना जी नहीं सकते, लाइक बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रांग, स्ट्रेंथ डिनोट करता है ये। तीसरा स्पीड अप, कि स्पीड हो रहा है, कि जल्दी जल्दी। स्पीड कैसे हो रहा है? फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं हम किसके थ्रू कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा एड कर रही है स्पीड अप करने में। और चौथा ग्रोथ, ग्रोथ तो हो ही रही है। अब ये क्या, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये सिर्फ इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोशल और ये कल्चर में ही सीमित है? नहीं, मॉडर्निटी के साथ साथ ना ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसकी अलग अलग डायमेंशंस निकल के आ रही है। जैसे टेक्निकल कॉपरेशन होता है, हम करते हैं ना लोगों के साथ, डिफेंस कॉपरेशन करते हैं हम, और कौन सा, इनोवेशन में हम कॉपरेशन करते हैं, क्लाइमेट चेंज में हम कॉपरेशन करते हैं। अब ये कैसे आया? देखो, हमको लगा कि जो स्टेट है ना, वो कई ऐसे इशू है ना जो अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग। क्या एक स्टेट अकेले ग्लोबल वार्मिंग को पूरा चेंज कर सकती है? नॉट पॉसिबल। खराब ज़रूर कर सकती है, बट चेंज अगर ठीक करने की बात आई तो वो नहीं कर सकते। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, एंड जैसे टेररिज्म भी, कि जिनके सॉल्यूशन आप अकेले स्टेट नहीं निकाल सकते। सो आपको क्या ज़रूरत है? आपको अलग अलग स्टेट को एक कंबाइंड एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव डिलेमा। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव डिलेमा। कभी आपसे 2 नंबर में पूछ लेंगे ना कि क्या होता है, तो आप लिटरली बता रहे हो आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ साथ में काम नहीं कर सकते, नहीं, बट इसका उल्टा मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं जिसका जो सॉल्यूशन है, जिसकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो आप अकेले नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपको कलेक्टिवली उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये है कलेक्टिव डिलेमा, कि अगर आप कलेक्टिवली नहीं इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका ये काम नहीं होने वाला। सो दैट इज योर कलेक्टिव डिलेमा। अब एक चीज आती है ग्लोबलिटी। ये मैंने स्टार्टिंग में बोलते ना ग्लोबलिटी। अच्छा, ग्लोबलिटी, ILY, ग्लोबल एक हमारा कीवर्ड है, ठीक है। ग्लोबल के पास प्लस ILY लगा दिया मैंने, तो क्या हो गई? वो एक नाउन बन गया, कि हाँ उसका एक फीचर। जैसे मैं आपको बोलूँ कि राम इज़ अ लॉयल पर्सन, तो वो तो मैंने उसे एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया। बट अगर मैं उसे बोलूँ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि आपका दोस्त कैसे हो, आप बोलोगे कि हाँ लॉयल्टी तो होनी चाहिए। तो लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी आपने एक अलग से उसमें नाउन नहीं बना ली, लाइक एडजेक्टिव नाउन बना ली, कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। तो वैसे ही ग्लोबलिटी क्या है? एक फिनोमिना बन गया है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, कि हाँ ये तो होगा ही। फिर अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबलिज्म, अब मैंने बोला ग्लोबल हमारा कीवर्ड वही है, उसके बाद ISM लगा दिया। अब मैंने बोला था आपको आइडियोलॉजी का, मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, 5-7 मिनट का है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप उसे देख लेना। किसी भी चीज के साथ अगर हम ISM लगा देते हैं, इज्म लगा देते हैं, लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये बन जाती है एक आइडियोलॉजी। अब जो आइडियोलॉजीज है ना, हम इंसान एक जगह रह सकते हैं, हमारा एक पता हो सकता है, बट ये जो आइडियोलॉजी है ना, दैट इज फ्री, ये कहीं पे भी जा सकती है। ये मतलब क्या है इसका इम्पैक्ट, इसका मतलब बेसिकली काम क्या है? इसका काम है कि ये सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस आइडियोलॉजी के, जो इसको फॉलो करते हैं उनको, अगर आपको लगता है कि आपके भी ऐसे विचार हैं तो आप भी इसका एक पार्ट है, एक मूवमेंट है, मूवमेंट भी नहीं, एक थ्रेड भी हो सकती है कि यूनाइट करने के लिए लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ यूनाइट भी करती है, आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ भी ले जाती है, ठीक है। जैसे कैपिटलिज्म हो गया, ये हो गया, तो ये बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव नहीं होती है। जैसे अब ग्लोबलिज्म है, ग्लोबलिज्म अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सारी ये जो इज्म है बेकार होते हैं, नहीं, ग्लोबलिज्म कहाँ बेकार है, हम सबको फ़ायदा ही तो हो रहा है। एक जगह रिसर्च होती है, उसका फ़ायदा सब उठाते हैं। एक जगह क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कुछ एक्शन होता है, हम सोचते हैं ना कि हाँ हमें भी ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो क्या ये इज्म बेकार है? नहीं, इज्म पर से बेकार नहीं है, उसे कैसे यूज़ करना है एंड उसके क्या सेलिएंट फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो बेकार है कि अच्छी है। ये तो हो गई दूसरी बात। अब लास्ट वीडियो में भी ना एक कमेंट बहुत अच्छा लगा था मुझे, उसमें लिखा था कि ये जो नेशंस है ना, तो अगर ये नेशंस ऐसे ग्लोबल इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आ गए हैं, ग्लोबल एरेना के अंदर आ गए, तो क्या इनकी सॉवरेनिटी चली गई है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी सॉवरेनिटी चली गई है। अब इधर इसका आंसर है कि कलेक्टिव डिलेमा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके कलेक्टिव ही सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। और इससे क्या आया है? इन सब
लाइक ये जो ग्लोबलिटी, ग्लोबलिज्म, ग्लोबलाइजेशन जो मैंने आपको बताया, इसके 4 फीचर्स कि वाइटनिंग, इंटेंसिफिकेशन एंड स्पीड अप एंड क्या है, ग्रोथ। 4 फीचर्स ये ग्लोबलिज्म, इन सबसे क्या निकल के आया, इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी, पहले क्या होता था, सबके अपने अपने कल्चर, सबके अपने अपने रिचुअल, सबके अपने अपने नॉर्म्स। अब क्या है, अब हम थोड़े ना एनलाइटन हो गए हैं। इनफैक्ट एक बात बताओ, हमें कैसे पता चला कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं? दिया ना उन्होंने, ये जो राइट्स था, बिल ऑफ राइट्स, उसमें दिए थे, तब सबको पता चला, पूरे देश को पता चला, मतलब पूरे देश क्या, पूरी दुनिया को पता चला। अच्छा, ऐसा भी एक कोई कंट्री है जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स को गारंटी दे दी है, कि गारंटी ले ली कि हाँ आपको मिलेंगे मिलेंगे। पहले तो सिर्फ ऐसा होता था कि हाँ किताब में होते थे, बट अब तो किसी देश ने गारंटी ले ली, इंस्पायर हुए लोग, आइडियाज़ आते हैं। तो ये सब चीज़ें, अब कई लोग तो उसको मानते हैं कि नहीं ये तो ऐसी ही है, ग्लोबलिज्म क्या है, डेथ ऑफ ग्लोबलिज्म है, ये ऐसी है, अभी चले थोड़े टाइम में ऐसे बंद हो जाएगा, जैसे विस्की, BISKE भाई, ये विस्की नहीं है। फिर हर्ड एक बार फिर आ गया, उन्होंने बोला ऐसे कैसे, ये ग्लोबलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि इंटरकनेक्टेडनेस है, वाइटनिंग करना एक प्रोसेस भी है अपने आप में, एक प्रोसेस है कि ये प्रोसेस होती है, एक अपने आप में चेंज है, एक अपने आप में। देखो रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है चेंज। अब वो रेवोल्यूशन वायलेंट हो या नॉन वायलेंट हो, वो अपने पे है। लोग ना ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि जो वायलेंट है तो रेवोल्यूशन है, बट नहीं, अक्सर ये नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स को ना क्लियर कर रखो, क्योंकि फिर जब तुमको ऐसे पूछ लेते हैं ना कि क्या उसकी दूसरी डायमेंशन पूछ लेते हैं, तब तुम नहीं बता पाते। रीज़न यही है क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट को ब्रॉड एक ही स्फेयर में, एक ही बॉक्स में डाल के देखा है, हमने कभी उसको उसकी दूसरी डायमेंशन तो देखी ही नहीं। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो गया तो एनालिटिकल बनोगे। एनालिटिकल यही तो चाहिए होता है मेंस में, या फिर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, यही तो होता है कि आपने एक जवाब दिया, फिर उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपका दिमाग एनालिटिकल नहीं होगा तो कैसे आंसर दोगे? तो हम कहाँ थे, हाँ, हर्ट ने क्या बोला कि ऐसे कैसे, ये तो प्रोसेस भी है अपने आप में, मॉडर्निटी की बात भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बताता हूँ कि ग्लोबलिज्म को 3 पार्ट में मैं कैसे बताता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से 3 टाइप के लोग होते हैं, एक तो हाइपर ग्लोबलिस्ट, एक स्केप्टिक्स, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशनल। अब हाइपर ग्लोबलिस्ट को डिफाइन करते हैं। चलो, हाइपर का मतलब होता है कि हर हाइप हाइप, जैसे ग्लोबलिस्ट तो आप सबको पता है कि जो ग्लोबल IST उसके फेवर में है, उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के। अब इसे तोड़ते हैं। अब पहला वर्ड क्या है, हाइपर। हाइपर का मतलब क्या है, अब जैसे मेरी वीडियो आ रही है, अगर मैं इस वीडियो को पहले ही तुम लोगों को बोल के रखूँ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और टेलीग्राम में, हालांकि तुम लोग मुझे फॉलो नहीं करते हो, बात अलग है, सब लोग आया करो, फॉलो किया करो, कि भाई मेरी ना इतने बजे ये वीडियो आने वाली है और तुम लोग सब ना जाके वो वीडियो देखना। तो ये सारा मैंने क्या बनाया, हाइप बनाया, कि हाँ कोई इवेंट होने से पहले मैंने बनाया। तो वो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत पूरे 200 नहीं 1000% फेवर में है ग्लोबलिज्म के। क्यों? उनको लगता है कि एक बार, जस्ट एक बार की ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ह्यूमन लाइफ का एक इतना इंटीग्रल पार्ट बन गई जाए, और इतनी एक बार बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाए ना जिसके बिना ह्यूमन बींग नहीं रह सकते, तो तुम हाइपर ग्लोब, तो तुम ये जो ग्लोबलिज्म है ना, इसको तुम रोक नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। अभी एग्जांपल देते हैं कि जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ये कैसे हो रही है आजकल, ऑनलाइन ही हो रही है आजकल। क्या अगर कोरोना नहीं भी होता तब भी क्या ऑनलाइन ही हो रही होती? तो कह रहे हैं कि ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं ऑनलाइन हो रही है, फाइनेंशियल पूरी सब कुछ ऑनलाइन है। आपने अगर कुछ शेयर्स खरीदने, सब कुछ खरीदने, तो पहले क्या होता था, पहले दलाल स्ट्रीट में ऐसे पूरा पेपर वेपर में ये सब होता था ना, ये सब थोड़ा ना होता था कि अभी जैसे ऑनलाइन डीमेट अकाउंट बनाओ और जाके वे बस जो मर्जी खरीद लो, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लो। ये तो नहीं होता था ना, चेंज आया है ना। ये तो हो गई कि फाइनेंशियल की बात। फिर इंटरनेट है आपके पास, आप बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो बहुत सारे लोगों के। सो दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी एक की है जो आपको लेके जाती है उस पॉइंट तक जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। मतलब एक बार अगर ग्लोबलिज्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो वो होएगा ही, उसके बाद आप तुम नहीं चेंज कर सकते। ये 2 चीज़ मानते हैं। अब देखो, पहली चीज़ तो ये मानते हैं ना कि जो स्टेट है ना उसकी सॉवरेनिटी मिक्सअप हो गई है, कि अगर वो कुछ भी कर ले, लाइक अगर उसका मन भी हो ना, तो वो नहीं कर सकती इनके हिसाब से काम। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि एक तो चलो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मैंने आपको क्या बताया था
कि अ स्टेट इज नाइदर अ डोमिनियन, कि किसी के डोमिनियन नहीं है, और नॉर अ डिपेंडेंसी, कि किसी को वो डोमिनेट भी नहीं करेगी और किसी पे डिपेंड भी नहीं होगी, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने यूएन वगैरह ज्वाइन किया, हमने खुद की मर्जी से किया है ना। अब देखो क्या बोलते हैं, कई स्टेट्स है, कई कंट्रीज है कि बड़े यूएन के ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाती है, तो उनकी सॉवरेनिटी है इसलिए वो निकल सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई अब तुमने ज्वाइन कर लिया, अब इधर ही बैठो और तुम ज्वाइन करोगे ही करोगे। नो, दैट्स डजंट मीन कि सॉवरेनिटी आपको मिल गई। सॉवरेनिटी का मतलब होता है आपने विलफुली उसको ज्वाइन किया है। और कई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, कन्वेंशन होती हैं जो नॉन पार्टीज पे भी वैलिड होती हैं, ठीक है। और अब ये इसको सोवरेनिटी को ये थोड़ा ना डाइल्यूट मानते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट होता है। दूसरा इनका पॉइंट होता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसके चक्कर में जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी इतनी वाइडन हो गई है, इतनी ज़्यादा स्तर पे हो गई है। और अब क्या है, स्टेट काम कर रही है एंटरप्रेन्योर की तरह। एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे काम कर रही है कि जैसे बिजनेस पर्सन, बिजनेस पर्सनालिटी होती है ना, कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड जैसे पॉलिसीज वगैरह बना रही है, अपने इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस हो रहे हैं। तो ये मानते हैं कि स्टेट आर एक्टिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, लाइक, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है स्टेट में। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ लेजिस्लेटिव होता था, बट अब ये नहीं है। बदलते ज़माने के हिसाब से सारा उनका फंक्शनैलिटी भी बदल रही है। फिर आते हैं स्केप्टिक्स। अच्छा, ये सारी बातें सुनी कि हाँ, एक तो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट हाइपर ग्लोबलिस्ट में आएगा। दूसरा मैंने जो दो कंडीशन बनाई कि जो सोवरेनिटी वो डाइल्यूट हो गई है, एंड सेकंड कि स्टेट इज एक्टिंग एज अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही है। अब स्केप्टिक्स, अब इसमें हर्स्ट और थॉमसन ने बोला। हर्स्ट HIRST, थॉम्पसन THOMPSON, ठीक है, थॉमसन। तो इन दोनों ने बोला कि सबसे पहले बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों इतना हाइप लेके चल रहे हो। ये थे स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स SCEPTICS, ठीक है। मैं आपको स्पेलिंग से भी इसलिए बता रही हूँ ना, ताकि आपकी ना स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और स्पेलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। मेरी थोड़ी ख़राब थी इसलिए मुझे ऐसे आदत हो गई है। तो स्केप्टिक्स का मानना था कि इतना हाइप क्यों बना रहे हो, क्या पहले ज़माने में जब वो पूरा हमारा एंशियंट एज था, ये सब था, तो क्या तब ग्लोबलिज्म नहीं था क्या, तब ट्रेड नहीं होता था क्या। उन्होंने बोला कि जो हाइपर ग्लोबलिस्ट है ना, इनको ना हर चीज़ की ना हाइप बनाने की ज़रूरत होती है, कि कोई भी चीज़ उनको नहीं दिख गई तो उसको बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। ये इन्होंने बोला कि ये ना जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है ना, उसको नॉर्मली उसमें चेंज आ रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस वजह से ये इसको इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। सो ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि स्टेट की सॉवरेनिटी ही सब कुछ है। स्टेट क्या अपने बॉर्डर्स बंद नहीं करती, स्टेट क्या अपने फ़ायदे के हिसाब से, जैसे आप समझ लो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने बॉर्डर्स इकोनॉमिकली बंद कर रखे हैं। मतलब एक्सपोर्ट तो वो करते हैं बट इंपोर्ट इतना नहीं आता। तो कैसे है ये, अगर WTO है तो सबके लिए सेम रूल क्यों नहीं है। सो दैट्स मीन्स कि सॉवरेनिटी जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उससे ऊपर है। ये इनका पॉइंट था। अब इस पे बीच में आए ट्रांसफॉर्मेशनल जो लोग थे, वो कह रहे हैं यार एक बात बताओ, ये जो चेंज आ रहा है इसको तो हम टोटली ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, ना ही हम ये मान सकते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो जैसे हाइपर ग्लोबलिस्ट बोलते हैं कि पूरी तरीके से डाइल्यूट हो गई है, वो भी ऐसा नहीं है। तो बीच का रास्ता निकालते हैं। अब बीच के रास्ते में अगर ऐसे उन्होंने, अगर दोनों चीज़ों के बीच में एक चीज़ सोच के रखेंगे कि हाँ ये फाइनल सॉल्यूशन है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं बोल सकते ना कि कोई हम पे बिलीव कैसे करेगा। कोई तुम पे तभी बिलीव करेगा जब तुम बताओगे कि बीच के सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, हम बताते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, एक तो ये जो ब्रेथ है ना, ये जितनी भी मतलब ब्रेथ क्या होती है, लेंथ होती है। जैसे अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती थी, तो इसमें बोलते हैं कि ब्रेथ बढ़ गई है, ब्रेथ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस है ना वो बढ़ गई है, कि जितनी हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे ना वो बढ़ गए हैं। और ऑब्वियसली हमें पहले लगता था कि अच्छा ये लंदन इतना दूर है, US इतना दूर है, अब क्या है, अब हम जल्दी से मतलब अपनी टिकट बुक कराओ, जा सकते हो। हाँ टाइम लगता है, जितना रीजनेबल लगना चाहिए उतना लगता है, बट ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जब जब एयरप्लेन नहीं थे, शिप के थ्रू सोचो कितना टाइम लगता होगा।
बट जैसे ही एयरप्लेन्स हैं तो अब क्या हो गया, टाइम कम हो गया है, मतलब लोग क्लोज आ गए, अब हमें बहुत सारे हमारे पास मीडियम्स हैं कि हम एक दूसरे के पास जा सकते हैं। सो इन अ वे ये जो डिस्टेंस है ना, इंटरकनेक्टेडनेस ये बड़ी है, ऑब्वियसली इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तभी तो बोलते हैं वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि ब्रेथ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है। दूसरा कि जो इंटेंसिटी है ना ऑफ इंटरडिपेंडेंस की, जो हम एक दूसरे पे डिपेंड है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। इंटेंसिटी मतलब वो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रांगली डिपेंडेंट हो गए हैं एक दूसरे पे। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि एक जगह शेयर मार्केट क्रैश हुई तो फिर क्या हुआ, सब जगह प्रॉब्लम हुई। 2008 का क्राइसिस क्या था, अगर एक जगह स्लो डाउन होता है तो बाकी जगह क्यों होता है, बिकॉज इंटेंसिटी है ना इंटरकनेक्टेडनेस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये इंटरकनेक्टेडनेस की जो स्पीड है ना ये बढ़ गई है। अब ये क्या है, मैंने आप बोलोगे ये क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस की स्पीड बढ़ गई है। यस, इंटरकनेक्टेडनेस होता है कि पहले होता था कि जो चेंजेस 10 साल में आते थे ना, अब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कि अब हमारे पास इतने मीडियम्स हैं या फिर हमें इतनी समझ भी तो है, हम खुद भी तो डेवलप हुए हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन भी डेवलप हुआ है। पहले हम ये पहले हम क्या करते थे, हम क्या पहले चांद पे चले जाते थे, एकदम से चले गए थे जब से इंसान आए, नहीं, धीरे धीरे एकदम अलग से चेंज होता है, धीरे धीरे इनोवेशन आती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। तो उसी बेसिस पे जो हमारी जो इंटरकनेक्टेडनेस की स्पीड है ना वो बढ़ गई है। पहले जो चीज़ें जो चेंजेस 10 साल में 15 साल में आते थे वो माइट भी अब की 1 से 5 साल में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कुछ शॉकिंग भी नहीं है। सो ये 3 चीज़ें इन्होंने बोली जो ट्रांसफॉर्मेशनल थे। ब्रेथ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है, और इंटरकनेक्टेडनेस की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। सो हमें मानना होगा, और हमें ऐसा नहीं है कि हम दोनों में से किसी भी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही मतलब दर्जा दे दें। लाइक जो स्केप्टिक्स बिल्कुल सोवरेनिटी को देते हैं और ग्लोबलिज्म को सीधे नकारते हैं, वो भी नहीं हम कर सकते, नहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी ओर हाइपर ग्लोबलिस्ट क्या करते हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट बोलते हैं कि सोवरेनिटी तो मिक्सड अप हो गई है एंड हमारे पास है ही क्या, हमारे पास तो सिर्फ ग्लोबलिज्म है और टेक्नोलॉजी के बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये भी नहीं कर सकते। सो मैं आपको एक फाइनल जिस्ट दे देती हूँ। देखो हमने क्या डिफाइन किया, हमने बोला कि ग्लोबल हमारा कीवर्ड है, ग्लोबल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, ग्लोबल नॉर्मल, ठीक है, एक फिर आता है ग्लोबल प्लस ILY ग्लोबली, तीसरा ग्लोबल प्लस ISM ग्लोबलिज्म, चौथा ग्लोबल प्लस क्या, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये हमारे 4 ग्लोबल के चीज़ें हुई। फिर ये सब है, और इसके ना अगर आप आंसर राइटिंग लिखते हो ना तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किया करो, जैसे वर्ल्ड वाइड, मल्टीनेशनल, कॉस्मोपॉलिटियन, ठीक है, ये सब आप यूज़ किया करो। और इन द सेंस ऑफ डिजीज़, एक जो डिजीज़ जो पूरे वर्ल्ड में होती है दैट इज़ क्या, पैंडमिक, उसे पैंडमिक बोलते हैं, पैंडमिक। फिर हमने बोला कि कलेक्टिव डिलेमा है, उसके बाद कि किसने डेफिनेशन दी, ये हार्ट और मैक्रू ने बोला कि ग्लोबलिज्म की डेफिनेशन दी ग्लोबलाइजेशन की। फिर हार्ट ने 3 टाइप में बोला, एक तो हो गए हाइपर ग्लोबलिस्ट, देन स्केप्टिक्स, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। हाइपर ग्लोबलिस्ट किसके फेवर में थे, हाइपर ग्लोबलिस्ट थे ग्लोबलिज्म के फेवर में, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। दूसरा उन्होंने बोला कि सोवरेनिटी डाइल्यूट हो गई, और तीसरा स्टेट ऑन्टरप्रेन्योर की तरह काम करिए। स्केप्टिक्स ने बोला कि हाइप बनाना बंद करो, और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ये इकोनॉमी में ये जो है, तो तुम ना नॉर्मल जो चीज़ें ना उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से तुम ये ज़्यादा फालतू के ना हाइप बना रहे हो, और ये पहले भी होता था, ठीक है, इनमें कोई नई बात नहीं। और दूसरी बात, अगर सोवरेनिटी के बारे में तो कम ही बोलो, तो ये ऐसा बोला स्केप्टिक्स ने। फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाले आए, बोले नहीं चेंज तो आया है, मॉडर्निटी भी इतनी हुई है, टेक्नोलॉजी भी इतनी हुई है, हम लोग इतना चेंज हुआ है, रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो कैसे, लोगों को कैसे मनाएंगे, लोग तो हम बोलेंगे कि कुछ अब तुमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो ब्रेथ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है, इंटरकनेक्टेडनेस की स्पीड बढ़ गई है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल से मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो लेते हैं हम जो थ्योरीज है ना कि लिबरलिज्म वर्सेस ये जो रियलिज्म, इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे इंटरनेशनल रिलेशन को देख के। अच्छा दोस्तों, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें ना क्विज चल रही है, और क्विज के साथ साथ मैं आपको ऑडियो भी देती हूँ ना कि क्या क्या आपने इसमें कैसे गलती की और एग्जाम में कैसे आप इसको ये गलतियाँ मत करें दूसरे क्वेश्चंस में।
तो आप उसको ज्वाइन कीजिए ना, मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। और जिसको मैं टेलीग्राम में नहीं मिलती तो मेरा इंस्टाग्राम है discover.study करके, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको सबको ऐड कर लूँगी। और फेसबुक, मतलब इधर नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम सबके लिंक्स हैं। कईयों के बाद ना प्रॉब्लम आ रही है कईयों को कि टेलीग्राम ग्रुप में कि जाया नहीं जा रहा, जो भी है। तो आप मुझे ना फेसबुक और इंस्टाग्राम में ज्वाइन करो और मैसेज करो ना वहाँ पे, मैं आपको ज्वाइन कराऊंगी, मैं आपको क्विज भी कराऊंगी, उधर आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन करते। अब मैंने इतना अच्छी तरीके से तुमको समझाया है, इतने नॉर्मल वे में कि जैसे अपने दोस्तों को समझाते हैं कि आपके दिमाग में छप जाए चीज़ें। तो क्या आप मेरी वीडियोस को शेयर नहीं कर सकते? प्लीज़ शेयर करो इसको, मतलब सबके पास भेजाओ। अपना अपना फ़ायदा नहीं देखना, सबका फ़ायदा देखना है। और साथ ही साथ मेरा भी फ़ायदा देखना है, मुझे भी व्यूज़ चाहिए, और लिटरली बता रही हूँ मुझे चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपके उधर ही डाउट क्लियर कर दूंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आएंगी। और मैं, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए ना क्वेश्चंस भी इधर कराऊँ। देखते रहो, अगर आप जुड़ते रहोगे तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।